हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस देखना शुरू कर चुके हैं। आज अभी मैं निबंध पे चर्चा करूंगा और एक बात फिर से दोहराना चाहूंगा कि आप जब तक तार्किक लेखन नहीं करेंगे, संदर्भों को साथ लेकर नहीं करेंगे, तब तक आप अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर सकते। कभी कभी जब समय मिले तो ज़रा यूजीसी के वेबसाइट पे जाइए और बहुत सारे डायरेक्शंस वहाँ पे आ रहे हैं। यूपीएससी वाले पता नहीं ये भूल जाते हैं कि उनका संबंध शिक्षा से ही है और ये डायरेक्शन दिए जा रहे हैं। जितनी यूजीसी से लिस्टेड मैगजीन थी जिसमें लिखने पे लोगों को कुछ छूट मिलती थी, पॉइंट्स मिलते थे नौकरी में, सहायक प्राध्यापक बनने में या सह प्राध्यापक बनने में, एसोसिएट प्रोफेसर बनने में, प्रोफेसर बनने में, तो यूजीसी ने 10 वर्ष पहले एक सर्कुलर निकाला कि जिस मैगजीन को हम रिकॉग्नाइज करते हैं वही। पहले था कि जिस मैगजीन के पास आईएसएस नंबर है वही, फिर ये आया। अब बहुत सख्ती कर दी गई है। सरकार के भी जितने मैगजीन्स आ रहे हैं उस सब में जो रिसर्च के, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या आईआईपीए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि बगैर संदर्भों का, और जो ग्रेजुएशन में तीसरा साल चौथा साल जो दिया जा रहा है रिसर्च के लिए कि कैसे लिखना, बहुत ज़रूरी है, बहुत जोर है। पूरे चारों ओर इतना कटपेस्ट और बहुत सम्मान से लेखन का ज़माना आ गया है कि नंबर नहीं मिलेगा। कॉपी प्रोफेसर देखेंगे, हम जैसे यूपीएससी के पढ़ाने वाले की औकात नहीं है। तो वो जब देखेंगे तो क्या देखेंगे? आप हमारे निबंध को ले जाइए, खुद हाथ से लिख लीजिए और दिखाइए किसी को दो करके, तो वो बताएगा। किसी मुगालते में न रहे कि अरे ये तो बड़ा, जैसे लोग कह देते हैं कि बड़ा क्लासिकल हो गया, कोई कुछ बोलता है। उस चीज़ को समझिए। अगर आपको मेंस अच्छा करना है, मैं प्री की बात नहीं करता हूँ, मैं उन बच्चों की भी बात नहीं करता हूँ जो बेचारे कॉलेज से आए और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। उनके लिए बाजार में बहुत कुछ है। स्पष्ट रूप से तो मैं मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो और बाजार को देखें, अपने मस्तिष्क को परिपक्व करें, थोड़ा ठोकर खाएं। लेकिन जो लोग, जो केस हमारे बम्बे के एक छात्र ने उठाया, वैसे केस वाले जो लोग हैं, जो मेंस में अटक रहे हैं, अच्छा नंबर नहीं ला पा रहे हैं, प्रीलिम्स कर रहे हैं, 3 साल 4 साल से घिसे जा रहे हैं, ये एक तरह से रेमेडियल क्लास, इसको मानिए। चूंकि कोचिंग की भीड़ में मैं क्यों आया, मेरे लिए सहज था कि किसी कोचिंग से जुड़कर मैं पढ़ाता अगर पैसा कमाना होता। लेकिन एक पूरे साल, 1.5 साल, 2 साल के रिसर्च के बाद कि मुझे ऐसा लगा, दिन रात तो मैं पढ़ने लिखने में ही लगा रहता हूँ, मेरा पब्लिकेशन है स्ट्रेट फॉरवर्ड, और बहुत एग्ज़ाम का मैं शॉर्ट टर्म प्रशिक्षण भी देता हूँ। जैसे यूपीएससी प्रिंसिपल दिया था, यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल दिया था, बिहार प्रिंसिपल दिया था, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। तो मेरा सीधा आग्रह ये है कि आप जो लोग थक गए हैं, अब बार बार मेंस देने से आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। एक बाजार में बहुत लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि अरे कॉपी पढ़ा नहीं जाता, अरे ऐसे कैसे होगा। अब ऐसा लिख दीजिए कि इरिटेशन हो तो क्या देखेगा। और जब से सोशल मीडिया बहुत पावरफुल हो गई है, तब से कोई भी सूचना बन जा रही है कि ये ऑथेंटिक होगी। क्या ऑथेंटिसिटी के पक्ष में दिया जाता है? अरे फेसबुक पे है, अरे व्हाट्सएप पे है। अरे व्हाट्सएप पे क्वालिटी कहाँ कोई चेक करने जा रहा है? एक मर्यादा चेक करने जा रही है। कोड ऑफ कंडक्ट चेक करती है, किसी को गाली नहीं बोलिए, कुछ ऐसा भड़काने वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन संभव है क्या उसके लिए? और किसी को कुछ भी बना दिया जा रहा है।
किसी के जात को ही बड़े आदमी का बदल दिया गया, धर्म ही बदल दिया गया, लिंग ही बदल दिया गया, तो नहीं हो सकता। फैक्ट्स को बदल दिया जाता है, हिस्ट्री के फैक्ट्स बड़े पुराने पन्ने जैसे चीज़ों में देख के। तो ये चैनल उनके लिए सबसे सार्थक है, उपयोगी है। आने को कोई भी ट्रेनिंग ले, पहले साल से ले तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सोचे कि आखिर क्या कारण है, अगर नंबर में बढ़ोतरी चाहिए, ठोक के चाहिए, चैलेंज के साथ चाहिए आपके सेटिस्फेक्शन, तो आपको चलना तो इसी रास्ते से होगा जिस रास्ते को आप भूल गए हैं। कॉलेज में भी भूल के आए, यहाँ भी भूले हैं, तो इस मुगालते में न रहें। चलिए आज मैं निबंध की बात कर लूँ पहला, फिर इथिक्स की बात करूँगा। निबंध में है रचनात्मकता की प्रेरणा। रचनात्मकता की प्रेरणा एक बात है, इंस्पिरेशन ऑफ क्रिएटिविटी, लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से उपस्थित है। यानी रचनात्मकता का मेन कारण संसारिकता में, संसार के कारोबार में, संसार के व्यवहार में, संसार में इबुन चमत्कार ढूंढना, कि हम जो करें वो, हमारी जो कृति हो उस संसार में चमत्कार हो। तो मुंडन सांसारिकता के लिए बहुत अच्छा शब्द है, मुंडन। स्प्रिंग फॉर द इफोर्ट टू लुक फॉर द मैजिकल इन मुंडन। तो एक बात इस पर डिबेट खड़ा होता है कि दो बातें, कि रचनात्मकता क्या है, किसे हम रचनात्मक कहेंगे। तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा डिबेट है। रचनात्मकता का मतलब है या सृजनात्मकता, कि किसी चीज का निर्माण, कोई चीज का बन जाना। एक आम बोलचाल की भाषा में आप कुछ बना रहे हैं, कुछ भी करें, खिचड़ी भी बना रहे ढंग से, तो क्रिएटिविटी है। अच्छे से उत्तर लिख दें, अच्छे से कोई पेंटिंग करता है, कोई अच्छे से गीत गा लेता है, कोई बहुत अच्छे से बाइक चला लेता है, वो भी उसकी क्रिएटिविटी है। कोई भी चीज जिसमें एक आग्रह है कि थोड़ा बेहतर करे, लीक से हटके करे, तो जैसे जैसे रचनात्मकता को खोलते चले जाएंगे एकेडमिक डिस्कशन में, जब अकादमिक गंभीर डिस्कशन इस पे जब होने लगेगा, तो रचनात्मकता क्या बन जाती है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक चीज और आ जाती है, नवाचार आ जाती है, इनोवेशन आता है। तो क्या सारे इनोवेशन रचनात्मक हैं? क्या रचनात्मक होने के लिए इनोवेशन एक शर्त है? ये फिर एक दूसरा सवाल उठता है। बिल्कुल हर इनोवेशन रचनात्मक हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। नवाचार है, उससे नए उत्पाद निकलते हैं, उससे वैज्ञानिक खोज होती है, उससे पूरी औद्योगिक आर्थिक सारी गतिविधियाँ चलती हैं, सांस्कृतिक गतिविधियाँ चलती है, सौंदर्य की गतिविधियाँ चलती है। लेकिन हर रचनात्मकता नवाचार नहीं हो सकता है, इनोवेशन नहीं हो सकता है। पेंटर है, पेंटिंग बना रहा है, अपने अपने उसके आइडियाज़ हैं, वो नवाचार नहीं है। नवाचार होना कि जिसने पेंटिंग की कल्पना की, पेंटिंग बनाया, कि एक मनुष्य के भावनाओं का की अभिव्यक्ति इसके माध्यम से होती है, उस ढंग से जिसने बनाया वो नवाचार रहा। लेकिन अब तो थोड़ा सा आप उसमें अलग सोचकर पेंटिंग बनती चली जाती है, एक दिशा मिल जाता है। आज एक बच्चा भी पढ़ता है तो उसको दिशा मिलता है, उसको सारे पेंटर्स पढ़ाए जाते हैं कि इनमें, इनके कुची में कहाँ दम था,
सारे संगीतकार जब म्यूज़िक की पढ़ाई करते हैं समझ आ जाता है कि ये किस बीट पे गाते थे, किस ढंग से इनका म्यूज़िक था, कोई गायक कैसा था, कोई, जैसे हम साहित्य की चर्चा करते हैं कि किसी उपन्यास की क्या ब्यूटी है, कैसे लिखा गया, तो चूंकि वो हर चीज़ क्रिएटिव है। हम किसी प्रोडक्ट पे बात करते हैं, इस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, ये भी रचनात्मक है। हम व्हाट्सएप के दुनिया में व्हाट्सएप पे बात करते हैं कि कितना रचनात्मक चीज़ व्हाट्सएप ने, गूगल ने दे दिया, फेसबुक ने दे दिया, कि एक बच्चा पढ़ रहा है, उसके मन में आया मैं कुछ करूं, और हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालयों को छोड़कर फेसबुक एक सोशल, जहां लोग आके एक दूसरे से अपने दुख, गम, सुख, जीवन, विचार एक साथ संसार में लोग कहीं भी अपने को शेयर करें। तो एक ऐसा वर्चुअल मीडिया बना, और जिसमें हम कर रहे हैं। तो किसी ने मेल बनाया, तो सारे रचनात्मकता है, लेकिन इसमें बहुत सारे इनोवेशन के हिस्से के भी हैं और बहुत सारे इनोवेशन नहीं भी हैं। अब जितना शेयरिंग का कुछ भी बना तो सब नवाचार नहीं हुआ, कहीं ना कहीं आइडिया थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व, समस्या के समाधान के लिए थोड़ा उसको अच्छा कर दिया। जिस दिन राइट बंधु ने हवाई जहाज को बना दिया, अल्टीमेट सृजन था, और वो संसार के लिए चमत्कार भी था और नवाचार भी था। लेकिन उसके बाद जब हवाई जहाज में बहुत सारी चीज़ें, सुविधाएं बढ़ने लगी, सीट बहुत कंफर्टेबल हो गया, एयर कंडीशन बहुत अच्छा हो गया, बाथरूम, टॉयलेट, एवरीथिंग, 20-20, 22-22, 25-25 घंटे तक उड़ने के ईंधन का टैंक बनता चला गया। तो वो डे टू डे उसमें सुधार हुआ, वो कोई बहुत बड़ी रचनात्मकता नहीं रही। रचनात्मक रहा था राइट बंधु, जिसने इस चीज़ को किया, और उसका इनोवेशन भी था। तो रचनात्मक के साथ इनोवेशन लगता है, और केवल लौकिकता संसार में चमत्कार के लिए नहीं। चूंकि एक थ्योरी काम कहती है कि जब सृजनशील मनुष्य होता है, मनुष्य जब किसी चीज को करता है तो उसे बहुत हद तक चमत्कार कहना अपराध है। एक पूरा दार्शनिकों का एक पूरा इस पे बहुत लंबा चौड़ा लेख है। चूंकि माना जाता है कि दो चीज प्रकृति के पास है, वो मनुष्य के पास नहीं है, एक परफेक्शन और दूसरा मिराकल। ये दो प्रकृति करती है। देखते हैं कि क्षण में प्रकृति क्या से क्या कर देती है, बड़े से बड़े पहाड़ को ध्वस्त कर देती है, पृथ्वी को फाड़ देती है। तो ये है, लेकिन मनुष्य लाइकली टू उस यात्रा को उस दिशा में करता है। तो इस प्रश्न के दो पक्ष खड़े हो रहे हैं यहाँ पे, जिससे हमारे निबंध को ऊर्जा मिलेगी। एक पक्ष कह रहा है कि हाँ, रचनात्मकता ये की प्रेरणा मिलती है कि लौकिकता में चमत्कार से, ताकि कुछ चमत्कार हो, मेरा नाम हो, मेरा यश हो। और मनुष्य की ये सहज इच्छा है कि अच्छे कार्यों से वो सबसे पहले कोई चीज़ प्राप्त करना चाहता है तो सम्मान है। एक क्लासिक कोई बैटिंग करता है, बहुत अच्छा करता है, उसकी भी वो क्रिएटिविटी है। तो कोई बॉलिंग करता है, तो जो चीज़ें हैं उसमें वो चमत्कार दिखता है। लेकिन केवल और केवल प्रेरणा का मूल स्रोत सांसारिकता में चमत्कार को नहीं माना जा सकता है। मूल स्रोत क्या हो सकता है? तो एक प्रतिस्पर्धी सोच जिसमें प्रतियोगिता हो, एक ऐसी सनक, एक ऐसा जुनून, एक ऐसा क्रेज जो किसी चीज को कर दिखाने के लिए आ गया हो। जैसे दशरथ मांझी ने बना दिया क्रेज, कि वाइफ को हुआ तो बना दिया। वो चमत्कार नहीं ढूंढ रहा था, उसका प्रेरणा चमत्कार नहीं है, उसकी पत्नी उसकी प्रेरणा थी कि दिक्कत हुई और उस पहाड़ के चलते उसे टाइम लगा, तो उसने पूरी जिंदगी लगा के उसको खत्म कर दिया। तो चमत्कार हो गया, इट मे बी पॉसिबल कि करने से हो गया, लेकिन प्रेरणा उसका चमत्कार नहीं था। उसी तरह से बहुत सारे लोग
जीवन में केवल जोश और जुनून से किसी कार्य को संपादित करना चाहता है तो क्या होगा, वो उसकी प्रेरणा हो जाएगी। तो इस डिबेट में इन टोटलिटी मुसलसल आपको इस लाइन को सहज स्वीकारना नहीं है, बस इसका अस्वीकार भी संभव नहीं है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो भी संभावनाएं हैं उस पर आपको चर्चा करना है। समझ गए? तो प्रश्न अगर समझ गए तो उत्तर कोई भी लिख सकता है। अब समस्या उत्तर लिखने की है। अब ये बात हम सीधे बोलते चले गए, तो बोलते चले जाने से इसको आप लिख दें, यही उदाहरण सब दे दें, तो आप हद से हद कोई बहुत खुश होगा। मान लिया इसकी स्केलिंग हम करते हैं कि 10 नंबर का प्रश्न हो, मुझे ही ये कहे कि भाई आपने क्लास में पढ़ाया और ये लिख के ले आया, तो मैं मुश्किल से 1 नंबर दूंगा या 1.5 नंबर। क्लास में जो समझाया जा रहा है वो क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम मैं कर रहा हूं, आपकी अवधारणाओं को मैं दुरुस्त कर रहा हूं कि क्या है ये प्रश्न, क्या चाहता है, किस ओर इशारा करता है। लेकिन लिखने की तमीज में सारी बातों के पक्षों को आपको रखना पड़ेगा और तर्क के साथ रखना पड़ेगा। और सर्वसामान्य जिसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद की या लगा दिया एक एक चीज पे रिसर्च करने में, क्या होता है विश्वविद्यालयों में जो इतना पीएचडी हो रहा है, क्या होता है? किसी नए तथ्य को स्थापित करना, पुराने को खारिज करना, नई चीज़ों को खोज कर लाना। जितने भी रिसर्च हैं वो सारे इसीलिए होते हैं कि हमारे ज्ञान में संवर्धन हो और हम अधिक से अधिक प्रामाणिक, तार्किक और सहज, सहयोगी, चूंकि कई शोध ऐसे हैं जो बीमारियों पे हो रहे हैं, तो क्या करते हैं कि सहज सहयोगी है। ऐसे तो कोई दवा आप नहीं खा लेते हैं, पता चलता है कि अच्छा ये बीमारी की ये दवा आया है, ये दवा का नाम है, उसका पेटेंट होता है, मनुष्य से पहले कई परीक्षणों से उसे गुजरना पड़ता है, तब फिर मनुष्य पे होता है, बड़े सैंपल साइज पे होता है, तब आपके लिए वो दवा बाजार में उपलब्ध होती है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को क्या करती है, सहज करने का काम करती है, वही रिसर्च करता है। तो लेखन में अगर ये समझ नहीं आए, आप एक ग्रेजुएट आदमी हैं, जब आप देखेंगे कि सिविल सर्वेंट का जो मुख्य काम क्या है, वो बहुत बड़ा डिसीजन मेकर है। मुख्य कार्य युवा अवस्था तक वो कलेक्टर जरूर फील्ड में दिखता है, वहाँ भी उसको निर्णय ही लेना है, लेकिन जब जैसे जैसे उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, जब वो जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी होता है, तो सारे पॉलिसीज बनाने पड़ते हैं। 1000, 2000, 5000 पेज के फाइल पढ़ के उससे जिस्ट निकालने पड़ते हैं, तर्क निकालने पड़ते हैं। भले वो आईएएस बन गया हो हिंदी साहित्य पढ़ के, लेकिन अगर वो भारत सरकार का किसी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी है तो पूरे उसके साइंस की समझ, यही तो इसीलिए तो जीएस है, और पूरा एक्यूरेट लिखना पड़ता है कि ये क्या है। तो बिना शोध किए हुए वो कैसे लिखेगा? सबसे ज़्यादा आज लिखने का काम सिविल सर्वेंट को ही है। और जिस दिन से इस पद की स्थापना हुई ईस्ट इंडिया कंपनी से, उस दिन से एडमिनिस्ट्रेशन एक पार्ट रहा, लेकिन नीति बनाना, पॉलिसीज बनाना, आज देख रहे हैं कि सारी पॉलिसीज बनी हुई उसी ज़माने की है, उसमें कुछ संशोधन हो रहा है, कुछ बदल, सारे कानून उसी ज़माने के बनाए। तो कितने लिखते पढ़ते थे वो लोग। तो ये नहीं सोचिए कि फटाफट कुछ करके 2-4 पेज किसी नोट्स को पढ़ के बुक पढ़ने की आदत डालिए। जब तक बुक नहीं पढ़ेंगे संज्ञात्मक विकास नहीं होगा, यानी बुद्धि का विकास नहीं होगा। बुक के पन्ने उलटने चाहिए। दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर लगा हुआ, कुछ किताबें खरीदिए अपने रोचकता से, मन से, और उसको पढ़िए। उसमें लेखकों का शब्द चयन और तमाम चीज़ें,
इस मुगालते में नहीं रहिए कि केवल हम कुछ नोट्स पढ़ के बहुत अच्छा कर जाएंगे। चलिए, अब मैं इस डिबेट की शुरुआत करता हूँ रॉबर्ट ई फ्रैंकन से। ये कहते हैं कि रचनात्मकता उन विचारों का एक विकल्प उपलब्ध कराता है। और फिर विचारों का विकल्प क्या हुआ? विकल्प सदैव एक के बदले दूसरा रास्ता दिखाता है, थोड़ा कठिन से थोड़ा सहज की ओर ले जाता है, थोड़ा दूरगामी से थोड़ा कम समय का बनाता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि रचनात्मकता विचारों के विकल्पों व संभावनाओं या पहचानने की प्रवृत्ति, यानी क्या इसका निष्कर्ष निकला रचनात्मकता का कि ये विचारों के विकल्प, संभावनाओं या पहचानने की प्रवृत्ति के रूप, यानी रचनात्मकता कोई चीज के लिए एक विकल्प है तो अनेक विकल्प दे सकता है कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और प्रवृत्ति, आइडियाज, उस सब को या उनके संदर्भ में या उनके लिए किसी चीज को संपादित करने का कार्य करता है, जो समस्याओं को हल करने, किसी माकूल परिणाम तक पहुंचने, या कई बार वही समस्या समाधान में ही वो नवाचारी दिखने लगता है, इनोवेटिव दिखने लगता है। समस्या समाधान की प्रवृत्ति रचनात्मकता में होती है, खासकर साहित्य से जो इतर विषय हैं, विज्ञान के विषय हैं जितने भी, उसमें नवाचार की बहुत गुंजाइश होती है। तो ये सारी चीजों को करने का काम क्या करता है? तो रचनात्मकता। उसके बाद फिर फ्रैंकन कहते हैं कि 3 कारणों से आदमी प्रेरित होता है रचनात्मकता के लिए। पहला कारण कहते हैं कि नवीन, मतलब उसको आप नवाचार कह सकते हैं, इनोवेशन कह सकते हैं। नवीन और विविध जटिल उत्तेजनाओं पर से प्रेरित होकर नया भी होगा, और एक तरह से उसके अंदर एक आग लगेगी कुछ कर गुजरने की, और डिफरेंस, अलग अलग विविध और जटिल उत्तेजनाओं का एक बल है, एक फोर्स है। विचारों और मूल्यों की अभिव्यक्ति करने से प्रेरित होकर रचनात्मकता जन्म लेती है। यानी आपके विचार, आपके मूल्य, ये सारी चीजें से प्रेरित होकर रचनात्मकता होती है। तो जितने भी साहित्य की रचना की जाती है, मूलतः चाहे वो कुछ भी सोशल साइंस हो या लिटरेचर हो, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा यही काम करता है। ऊपर वाला नवीन और विविधताओं से बड़ा जो प्रेरणा है, जो उत्तेजना को शांत करने के लिए उत्तेजना उसको रचनात्मकता को जो त्वरा प्रदान करती है, तो उससे विज्ञान के सभी संकायों को लाभ मिलता है। इससे साहित्य और सोशल साइंस के सभी चीज़ों को ऊर्जा मिलती है। क्योंकि विचार आया, लगा कि अच्छा इस ढंग का किताब लिख देना चाहिए तो बड़ा काम का आएगा। साइंस वालों को विचार आया कि ऐसा करना चाहिए कि बिजली की खपत कम से कम होता चला जाए, तो सीरीज ऑफ एयर कंडीशन आ रहे हैं, उसमें चेंजेज आ रहा है। अब लग रहा है कि पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन का जीवन बहुत कम है, दिन रात सोलर पे काम हो रहा है, गांव-गांव में सोलर योजनाएं लागू की जा रही हैं। तो एक इनोवेशन है। और दूसरा आपको विचार, और तीसरा
रचनात्मकता को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो समस्या के समाधान के लिए। और सबसे ज़्यादा इसीलिए ये बात कटती है कि रचनात्मकता को कभी भी लौकिकता में चमत्कार ढूंढने का प्रयोग जो लोग नहीं मानते हैं कि नहीं, कोई प्रयोग सांसारिकता में चमत्कार ढूंढने का नहीं है, उसकी प्रेरणा, उसकी मूल प्रेरणा अगर कुछ भी है तो वो है समस्या समाधान। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड क्रिएटिविटी की सबसे बड़ा, क्रिएटिविटी के लिए सबसे बड़ी ऊर्जा है, सबसे बड़ा पोषक है, सबसे बड़ा भोजन है। क्योंकि संसार में जितने भी मानव के जीवन को सुखद बनाने के लिए जितने भी रचनात्मकता के उदाहरण आए हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग से। चाहे इतिहास में हम अग्नि की खोज, फिर अग्नि को प्रिजर्व करना, फिर पहिए, भाषा और हमारे समय के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये चार ऐसी क्रांतियां हैं जो तीन तो नौपाषाण तक खत्म हो चुकी थी, लेकिन चौथी क्रांति हम सब उसके प्रतिदिन उसके चमत्कार को देखते हैं। लेकिन इस चारों क्रांतियों ने जिसने मानव सभ्यता को इतना सुदृढ़ किया, इतना आगे ले गया, उसके आदि स्रोत क्या रहे? तो उसके आदि स्रोत कोई चमत्कार ढूंढना नहीं रहा है, उसका आदि स्रोत समस्या का समाधान कि आदमी थकेगा, पैर से कितना दूर जाएगा, घोड़ा से कितना दूर जाएगा, कितना सामान ले जाएगा। और जैसे पहिए का आविष्कार किया, संसार मुट्ठी में आया और इतना ज़्यादा विस्तार हुआ मानव का, इतना ज़्यादा माइग्रेशन है एक जगह से दूसरे जगह, प्रवजनन उसी से हुआ। अगर वो पहिया नहीं होता, वो घोड़ा नहीं होता तो आर्य सफल नहीं होते, वो अग्नि नहीं होता तो मनुष्य जीवी नहीं होता, भोजन को पका के खाना नहीं सीखता, फिर पके हुए भोजन एक तरह से प्रिजर्व भी होते तो कुछ नहीं होता, भाषा नहीं होती तो कोई समाज की अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, समाज ही नहीं बनता। आज की सूचना प्रौद्योगिकी नहीं होती तो सोचिए हम कहाँ होते। कोरोना महामारी का टीका समस्या समाधान का ही उदाहरण है, नहीं होता तो अभी तक हम क्या करते? युग बदल गया, जो टीका पहले 3 साल 4 साल 5 साल में बनते थे, उस टीकों को हमने महीनों में बना दिया। तो ये सारे उदाहरण हमें मिलते हैं स्कॉलर से। अब मैं ऑल टाइम माय फेवरेट बर्ट्रैंड रसेल, जो बहुत बड़े निबंधकार हैं, उन्होंने और उनके अनुयायियों का निष्कर्ष है, खासकर बिलिंगटन, उनके अनुयायियों का निष्कर्ष है, मैं जो सबसे प्रिय अनुयायी है उनका, इतना टेढ़ा नाम है जर्मन नाम कि मैं उच्चारण करने में कई बार दिक्कत होती है, विटगेन्स्टाइन। तो वो कहता है कि व्यक्तिगत रचनात्मकता, निष्कर्ष है कि व्यक्तिगत रचनात्मकता होता है प्रायः नई संभावनाओं का पता लगाने। जो पर्सनल क्रिएटिविटी है, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत रचनात्मकता नई संभावनाओं का पता लगाने कि क्या, व्हाट इज द न्यू पॉसिबिलिटी, कहाँ नई संभावना है। दूसरा, जो कुछ भी स्थापित मापदंड है उसको चुनौती देने के लिए कि नहीं भाई, किसी को परेशानी है उस स्टैंडर्ड से, तो उसको चुनौती देने के लिए चलता। विशुद्ध साहित्यिक परिभाषा की ओर आपको ले आया हूँ और अपने कार्य और प्रयासों को नए दृष्टिकोण में लाने के लिए होती है। मतलब यहाँ पे बर्ट्रैंड रसेल और उनके अनुयायियों के हिसाब से रचनात्मकता के 3 मूल आदि स्रोत हैं, ऊर्जा स्रोत हैं। पहला कि व्यक्ति सदैव तदर्थवादी नहीं होता है, व्यक्ति उस एडोकिज्म को तोड़ना चाहता है।
तो नई संभावनाओं को तलाशना चाहता है कि क्या हो सकती है, और ये सुंदर संसार सुंदर है नई संभावनाओं की तलाश लिटरेचर में कहीं भी क्या हो सकती है। और दूसरी बात कहते हैं कि जो नॉर्म्स सोसाइटी के अंदर है एस्टैब्लिश, उन मापदंडों को का विकल्प के लिए उसका क्या विकल्प हो सकता है, उसको कैसे तोड़ा जा सकता है, उसको और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। और तीसरी बात कहते हैं कि अपने प्रयास को नई दृष्टिकोण देने के लिए। तो इस प्रकार से क्या बात निकलती है कि आपको चीजों को नए तरीके से अलग दृष्टिकोण देखने में सक्षम बनाता है रचनात्मकता। तो यहां भी हम किस निष्कर्ष पे पहुंचे कि कभी भी यहां भी इनके पास भी इस चीज का उत्तर हमें नहीं मिला कि संसार में केवल सांसारिक चमत्कार से ही रचनात्मकता प्रेरित होती है। इन्होंने खारिज किया कि भाई नई चीज़ों के लिए, नई संभावनाओं के लिए, स्थापित मापदंडों में परिवर्तन के लिए रचनात्मकता होती है, यानी यही सब रचनात्मकता के प्रेरणा स्रोत हैं। अब हम आते हैं, चूंकि इंट्रो अभी चल रहा है, पूरी आज़ादी है कि इंट्रो में जो हम भीतर बॉडी में खेल करेंगे चीज़ों को रखना, और हमको दो ही संदर्भ में चीज़ों को रखना है इसमें कि भाई कुछ हद तक रचनात्मकता चमत्कार, संसारिक चमत्कार से प्रेरित होता है, और बाय लार्ज वो अपनी अन्य अलग अलग चीज़ों से प्रेरित होता है। अब यह बात अगर मैं कहता हूँ, पढ़ लूँ बेंट्रेट रसल को और कहूँ तो वो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अगर बेंट्रेट रसल आ गया, अंग्रेजी लिख गया, निबंध का पेपर है, किसकी औकात है दुनिया में कि जो वो नहीं समझेगा कि ये बच्चा कितने मतलब कायदे की चीज़ों को पढ़ के आया है। ये बच्चन देव कुमार का निबंध नहीं पढ़ा है। एक हम लोग के ज़माने में बिहार में बच्चन देव कुमार होते थे, उसके निबंध को हम लोग बचपन में पढ़ते थे, उससे पूरे समझ ही पूरे लोगों की बदल गई कि निबंध का मतलब है कि गोली देना, बात बनाना। जब पाला पड़ा इन लोगों से तब पता चला कि अच्छा, चाहे हमारे हिंदी में रामचंद्र शुक्ल, क्या अद्भुत निबंध है। दोनों भाग चिंतामणि पढ़ के आदमी किसी के पश्चिम के किसी भी लेखक से कम नहीं है, क्योंकि वो सब लोग भी उस समय पूरा शुक्ल जी भी पूरी मुस्तैदी से उन चीज़ों को पढ़ा था जो आप पढ़ के, आपने भी पढ़ा है हमारे निबंध के क्लास में। एसेज और एसाई मैंने नाम लिया था स्टील का, जो स्टील वो बार बार संबोधित करते हैं बालकृष्ण भट्ट को, और एडिसन का नाम जो संबोधित करते हैं प्रताप नारायण मिश्र को, कि दोनों स्कूल का सम्मिश्रण उन्होंने हिंदी के आधुनिक जहाँ से निबंध शुरू होती है उसमें वो देखते हैं। अब मैं तीसरा एक नाम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, रॉबर्ट डब्ल्यू विसबर्ग। इनका कहना है कि रचनात्मकता का अर्थ कोई प्रोडक्शन है, उसमें ढेर सारा नया उत्पाद जोड़ देना नहीं है, कि केवल उत्पादनों की भीड़ लगा देना ढेर सारा नया ही रचनात्मकता नहीं है, बल्कि रचनात्मकता में एक मूल्य होना चाहिए। और ये अपने इस तर्क में राइट बंधु का जगह लेते हैं कि उसने निर्माण किया, उसके इनोवेशन से कुछ बना, लेकिन उसमें वैल्यूज था। तो मूल्य विहीन, और वो मूल्य नैतिकता का मूल्य यहां नहीं लागू होगा, मूल्य मतलब जिसकी औकात, कुछ औकात हो, जिसमें, जिसको प्राइस कहते हैं आप, कि भाई ये चीज क्यों, ये अगर 1000 रुपये का तो क्यों हुआ, तो कुछ वर्थलेस हो, मूल्य सॉरी वर्थफुल हो। मूल्य का मतलब है यहाँ वर्थफुल है। तो जैसे वर्थफुल दिखा, क्या दिखा, तो उसका हवाई जहाज तो वर्थफुल दिखा, या जेम्स वाट का स्टीम इंजन बनाना, मतलब स्टीम से चीज़ें चल सकती हैं, वर्थफुल है। माइकल फराडे का बिजली से बनना वर्थफुल है। तो एक चमत्कार है।
या आप पिकासो की पेंटिंग, या बहुत सारे पेंटर हैं जो सोच से बाहर जाकर चीज़ों को कर देता है, लेकिन और सारे पेंटिंग में सब्जेक्ट, रंग, किसी चीज़ को प्रस्तुत करने की भाव भंगिमा, ये सब चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन वो सब पेंटिंग चमत्कार की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब इसका बॉडी, अब यहाँ पे आपको पूरी आज़ादी है कि आप चीज़ों को अपने ढंग से रखो, लेकिन जो ऊपर इंट्रो बनाया हो उससे भटको नहीं। उससे भटक के अगर कुछ कहोगे फिर और मजबूती के साथ इसको ले चलो, और ये याद रखो कि आपको ज़बरदस्त वकालत इस बात से करनी है कि रचनात्मकता के प्रेरणा स्रोत बहुत कुछ हो सकते हैं, एक चीज़ नहीं हो सकता है जो ये प्रश्न कहता है। तो उससे असहमति दिखाते हुए खारिज नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है कि केवल यही होता है, और धीरे धीरे आपको चीज़ों को लेके आगे बढ़ते चले जाना है। बढ़ते जाओगे तो तर्क वितर्क करते हुए बढ़ो, यही इसका बॉडी होता है, जो ये ऑलरेडी लिख के भेज दूंगा, उस पर देख लीजिएगा, पढ़ाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। और अंत में लंबा निबंध है निष्कर्ष। निष्कर्ष की सीधा है कि मैंने अलग अलग व्यू पॉइंट से लगभग हर फील्ड के मानक लोगों को लाया, दर्जन भर लोगों के डिबेट, इस डिबेट में मैंने घुसाया, सबके राय को लिया, और घुसाने के बाद हम निष्कर्ष की ओर चल रहे हैं। तो पहला निष्कर्ष जो मैं देता हूं कि इसमें कोई शंका नहीं है कि रचनात्मकता व्यक्तिगत विकास, व्यवसायिक सफलता, समस्या समाधान और सामाजिक प्रगति सहित जीवन के विविध पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी पहले हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं द रोल ऑफ क्रिएटिविटी, रचनात्मकता के कि क्या भूमिका है। तो जबरदस्त भूमिका से हम इनकार नहीं कर सकते कि बहुत बड़ा सभ्यता में इसकी भूमिका है। दूसरी बात, बहुत तेजी से दुनिया बदल रही है। ये बदलती हुई दुनिया में क्रिएटिविटी कहां जाके अपना अर्थ बदल रही है। दिन रात सुनते हो कि सरकार कर रही है कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। तो क्या रचनात्मकता और स्किल डेवलपमेंट में अंतर है? स्किल डेवलपमेंट क्या है? क्या रचनात्मकता में ही विकास कर देना स्किल डेवलपमेंट है? नहीं। तेजी से बदलती हुई दुनिया के चैलेंजेस को किस समाधान के लिए हमें स्किल की जरूरत होती है, और उस स्किल डेवलपमेंट की जो तैयारी हो सकती है, जो भूमिका हो सकती है, और रचनात्मकता की नहीं हो सकती। तो बदलते दुनिया में हम अनुकूलता लाने के लिए किस चीज को यूज करते हैं? स्किल को। चूंकि एक नया चीज आया, तो इस शोध और व्यवहार का अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि रचनात्मकता व्यक्तिगत प्रायः अधिक अनुकूलनीय होता है, क्योंकि वो नई संभावनाओं की कल्पना कर सकता है, अपना सकता है, और रचनात्मक व्यक्ति किसी भी परिवर्तन के लिए सहज होता है, तैयार रहता है। तो निष्कर्ष निकलता है कि रचनात्मकता के क्या क्या प्रेरणा है, इसके क्या लाभ हैं ऐसा होने से, और केवल वही अंत में लिखना है कि केवल चमत्कार ही इसका प्रेरणा नहीं है। जीवन जीने की बुनियाद, जीवन का संघर्ष, जीवन की आवश्यकता, ये सारी चीज़ें मिलके
उसको प्रेरित करती है और कहीं ना कहीं रचनात्मकता रूपी या सृजनात्मकता रूपी स्किल को भी इन्हेंस करती है, उसको बढ़ाती है। तो इस तरह से इस निबंध को पढ़िए, एक बार में पढ़ने से नहीं होगा, 2-3 बार पढ़िए, लिखिए। और हम लोग भी चाह रहे हैं कि कुछ आप लिख के भेजते रहिए, भेजना चालू कर दीजिए। इस चिंता में ना रहें कि क्लास कब चलेगा, आपका लाइफ है, आप फ्री में कोई भी चीज़ का आंसर लिख के भेजना चाहें, कुछ भी लिखित में भेजें। मैं तो कहता हूँ कि डेली आप अपना रूटीन लिखें 5000 शब्दों में, और फिर बात करते हैं। जय हिंद।